हेलो स्टूडेंट्स लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस का लेक्चर 2 में डिलीवर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं लाइव क्लास में बैठा हुआ हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द कॉन्सेप्ट्स वेक्टर स्पेस। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था और वेक्टर स्पेस को डिफाइन करा था, है ना, छोटे छोटे चुटकुले लिया था। आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वाले क्लास में मैंने क्या बोला था? प्रीवियस वाले क्लास में मैंने क्या बोला था आपको? V ओवर F, V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो प्राइमरी पोस्टुलेट्स जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए क्या होनी चाहिए? यहाँ भी जो है ना, भी क्या है? पहली बात तो पता होनी चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स। F कॉमा प्लस कॉमा डॉट, क्या है ये? फील्ड होना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ जो एडिशन था वो इंटरनल कंपोजिशन का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? इंटरनल कंपोजिशन का। मतलब सेट ऑफ वेक्टर में से कोई दो एलिमेंट को उठाओ, उसको ऐड करो, वो सेट ऑफ वेक्टर से बिलोंग करेंगे, है ना। इंटरनल कंपोजिशन की तरह ये ट्रीट किया जा रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और डॉट अपना एक्सटर्नल कंपोजिशन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, है ना। याद आ रहा है पिछले क्लास में मैंने ये सब चीजें आपको टीच करा था। इंटरनल कंपोजिशन में क्या था? अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। और इधर ध्यान से दो, एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है? A डॉट अल्फा, दिस बिलोंग्स टू V फॉर ऑल A belongs to F and for all alpha belongs to V। मैंने ये सारी चीजें पिछले क्लास में आपको समझाया है अच्छे से, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब अपन चर्चा करते हैं, देखो ध्यान से, बाकी के पोस्टुलेट्स वेक्टर स्पेस होने के लिए, V ओवर F को वेक्टर स्पेस होने के लिए बाकी और कौन कौन पोस्टुलेट्स फॉलो करने होंगे? देखो, V कॉमा प्लस, ये जो इंटरनल कंपोजिशन है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो? एक एबेलियन ग्रुप हो। समझ में आ रहा है क्या हो? ये एबेलियन ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? स्टूडेंट्स, चीजें समझ में आ रही है? उसके बाद ये जो एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट है ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन ये जो डॉट है, इसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो, मतलब यहाँ डॉट को एज एक्सटर्नल कंपोजिशन ट्रीट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, ठीक है।
स्टूडेंट्स, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में इसे क्लोज होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके बाद सर्टेन प्रॉपर्टीज है, देखो कुछ ऐसा मैंने आपको सिखाया था, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड, चूंकि ए ही है ना, सिर्फ ए है तो बी लिखने की कुछ आवश्यकता है नहीं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखो, मैंने आपको टीच करा था दैट ए प्लस बी अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, for all AB belongs to F and for all alpha belongs to B. Are you getting my points? और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे V ओवर F को नेग्लेक्ट करने में, ये वेक्टर स्पेस नहीं है उसमें ये हेल्प करने वाला कौन सा, ये वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ वन जो है ना फॉर ऑल वन बिलोंग्स टू, तो वन तो फॉर ऑल एक ही वन होगा एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी है, यहाँ फॉर ऑल लगाना पड़ेगा। यहाँ फॉर ऑल नहीं लगोगे तो भी चलेगा बिकॉज वन तो एक ही है ना, यूनिटी एलिमेंट्स एक ही होता है ना, यूनिटी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ आ रही? तो वेक्टर स्पेस का सारे पोस्टुलेट्स मैंने मेंशन कर दिया है ना, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, सारा मैंने रिवाइज करा दिया। अब बारी आती है थोड़े से वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, ठीक है। मास्टर प्रॉब्लम 2 में मैं आपको वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टीज समझाने वाला हूं, उसके बाद हम मास्टर प्रॉब्लम 3 से क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। तो V ओवर F गिवन है कि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस, ठीक है। क्या है? वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां मैं जहां जहां ऐसा सिंबल दूंगा ना, ये वो जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर ये सेट ऑफ वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सिंपली जीरो लिखा हुआ है, ये एडिटिव आइडेंटिटी किसे बिलोंग कर रहा है, एफ से बिलोंग कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इस दोनों चीज को मेंशन कर लो, ठीक है। जीरो वेक्टर जो है सेट ऑफ वेक्टर्स भी से बिलोंग करेगा और जीरो जो है एफ से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो पहला प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज मेंशन करो। पहला प्रॉपर्टीज है फील्ड के एलिमेंट से आप जब भी जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हमें क्या मिलने वाला है? जीरो वेक्टर मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। सर इतना तो मुझे पता ही है, एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये तो क्लोज होते हैं, तो फील्ड के किसी भी एलिमेंट से वेक्टर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो एक सेट ऑफ वेक्टर से ही बिलोंग करेगा, है ना। तो जीरो वेक्टर तो सेट ऑफ वेक्टर के एलिमेंट्स हैं, और हमने फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो आना तो है सेट ऑफ वेक्टर के एलिमेंट्स हैं, इसलिए जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है जीरो वेक्टर है अपना, ठीक है। या तुम ऐसा समझ लो, जीरो स्केलर की बात कर लेते हैं। जीरो स्केलर से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन क्या नहीं है? जीरो वेक्टर आनी है। क्यों आनी है जीरो वेक्टर? बिकॉज एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा वो क्लोज होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टीज देखो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? a of minus alpha, this is equals to minus times a alpha। ठीक है, यहाँ अल्फा वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ अल्फा वेक्टर की बात हो रही है, अल्फा यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल a belongs to f and for all alpha belongs to b। Are you getting my points? चीजें समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, for f and alpha vector belongs to v। ठीक है। a alpha माइनस a बीटा, ठीक है। फॉर ऑल a belongs to f and for all alpha beta belongs to b। Are you getting my points? छठा, a अल्फा वेक्टर, इसका प्रोडक्ट ना जीरो आ रहा है, ठीक है। यहां जीरो वेक्टर की बात होगी, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है, दिस इंप्लाइज ये तो या तो ये स्केलर ए जीरो होगा और वेक्टर अल्फा एक जीरो वेक्टर रहा हो, यही दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चीज़ समझ आ रही है स्टूडेंट्स?
कैंसिलेशन लॉ भी देखो होल्ड कर रहे हैं, देखो ए अल्फा दिस इज इक्वल्स टू ए बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा वेक्टर। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ए अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू बी अल्फा वेक्टर, यहां से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या आपने सारी प्रॉपर्टी समझ लिया? अब आते हैं अपन मास्टर प्रॉब्लम 3 पे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, मास्टर प्रॉब्लम 3। मास्टर प्रॉब्लम 3 में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ए फील्ड के is या a field K can be regarded as a vector space over any subfield f of k। any subfield f of ठीक है, ये फील्ड के, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करे कि एक के फील्ड की बात चल रही है। ठीक है, ए फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज वेक्टर स्पेस ओवर एनी सबफील्ड एफ ऑफ के, है ना। मैंने पहली वाली क्लास में फील्ड और सबफील्ड दोनों आपको टीच करा था। फील्ड क्या होता है, तो कोई भी सेट जब उस पर हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, तो मान लो कोई एक सेट के है, उसको मैं फील्ड बोल रहा हूँ, तो दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और डॉट उस पर ऑपरेट किए होंगे, तो वो के एडिशन के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा और के स्टार डॉट के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा। के स्टार बोले तो उस सेट के में अगर कोई जीरो एलिमेंट है तो उसको हटा देना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हूं, है ना। तो क्या है, वो फील्ड है। अच्छा, सब फील्ड क्या होता है? सब फील्ड का मतलब हुआ फील्ड का एक ऐसा सबसेट जो अपने आप में क्या हो, फील्ड हो। हम क्या बोलेंगे, वो सब फील्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? फील्ड का एक ऐसा सबसेट जो अपने आप में फील्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, सब फील्ड है। तो इस दुनिया के जितने भी सब फील्ड है ओवर जितने भी सब फील्ड है ऑफ एनी फील्ड, तो वो जो फील्ड होगा ना, वो अपने सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो मैं इसे लिख के दिखा रहा हूं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट।
ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है K ओवर F जो है क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रहा है? K ओवर F जो है क्या होगा? वेक्टर स्पेस। ठीक है, मैंने पिछले वाले क्लास में एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था? अच्छा तुम ये बताओ, क्या R ओवर Q कॉम्प्लीमेंट वेक्टर स्पेस है? मैंने आंसर दिया था दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज Q कॉम्प्लीमेंट फील्ड नहीं है। तो यहां Q कॉम्प्लीमेंट के जगह पे कोई भी सेट होगा तो वो सेट हर हाल में ये R के जगह पे जो सेट है उसका सब फील्ड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट फील्ड है, और फील्ड ये है ही नहीं तो R का सबसेट है Q कॉम्प्लीमेंट, और वो फील्ड नहीं है तो सब फील्ड हो सकता है क्या? ये R का नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ऐसे ही अगर आपसे अगर मैं पूछ दूं, अच्छा ये बताओ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर Q कॉम्प्लीमेंट, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा भाई। क्यों नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस? सिंपल लॉजिक है, Q कॉम्प्लीमेंट फील्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Q कॉम्प्लीमेंट फील्ड नहीं है। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं R ओवर C, क्या ये वेक्टर स्पेस है? ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। सर ऐसा क्यों? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो फील्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखो R का सबसेट भी होना है तभी तो उसका सब फील्ड होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सुपर सेट है R का। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब R का सबसेट होता तब जो फील्ड होता तब वो R का सब फील्ड होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तब वो वेक्टर स्पेस बनाता है। यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है लेकिन वो R का सबसेट नहीं है, इसलिए ये नॉट वेक्टर स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे चीजें समझ में आ रही है? R ओवर C, ठीक है सर। क्या Q ओवर R, क्या ये फील्ड है, वेक्टर स्पेस है? अगेन ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल लॉजिक, R यहाँ पे तो फील्ड है लेकिन Q का सबसेट नहीं है, ये तो Q का सुपर सेट है गया। अब चूंकि Q का सुपर सेट है ना, इसलिए हमने क्लेम कर दिया दैट Q ओवर R इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सर कोई भी फील्ड ओवर सेम मतलब खुद पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो, या चलो इसी यहीं पे बात कर लेते हैं इसका, ठीक है। दूसरा क्या लगे, R ओवर R, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? यस, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिकॉज एवरी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। यहाँ R का सबसेट है और R फील्ड है। एवरी फील्ड इज सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ। इम्प्रॉपर सब फील्ड बोलते हैं इसको, है ना। वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है। R ओवर R वेक्टर स्पेस है। Q ओवर Q ये भी वेक्टर स्पेस है। C ओवर C ये भी वेक्टर स्पेस है। C ओवर C ये भी क्या है? वेक्टर स्पेस है। Are you getting my points? आओ अपन अब दूसरा पकड़ते हैं। एक को मैंने डील कर लिया, देखो एक थोड़े मैं स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूं। देखो
जेड पी ओवर जेड क्यू, ये एग्जाम्पल भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे मैं इसे अलग से कराया ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। क्या ये वेक्टर स्पेस है? इसके साथ दो कहानी होती है, देखो इसके साथ दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन वन की मैं बात कर रहा हूं, देखो सिचुएशन वन की क्या बात कर रहा है, देखो सिचुएशन वन में क्या बात करना है, अगर P बराबर नहीं Q है, P बराबर नहीं Q है, दिस इंप्लाइज नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। नॉट वेक्टर स्पेस। जेड पी, देखो यहां पे क्या है, P इक्वल टू Q हो। दूसरा सिचुएशन ये है दैट P को Q के बराबर में होने हैं एंड इम्प्लाइज P। अच्छा एक साथ इसके एक चीज और लिखना पड़ेगा, देखो एक चीज ना यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज और लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, P इक्वल टू Q क्या हो, पहली बात तो एक प्राइम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इस केस में ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इस केस में क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ अलजेब्रिक न्यूमेरल एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे आप ऐसा लिखा होगा, देखो Z3 ओवर Z2 क्या ये वेक्टर स्पेस है, लिखोगे नॉट अ वेक्टर स्पेस। देखो बिकॉज 3 और 2 क्या है, बराबर नहीं है, नॉट अ वेक्टर स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये वेक्टर स्पेस नहीं है। Z2 ओवर Z3 ये बताओ तो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, नहीं होगा। यहाँ दिख रहा है कि Z3 के पास Z2 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Z2 के पास Z2 से Z3 ज्यादा एलिमेंट है, तो Z3 तो सुपर सेट हो गया Z2 का, कभी भी ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है। वैसे भी 2 और 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही है? Z5 ओवर Z3 अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये वेक्टर स्पेस है, नहीं है। सेम वैरायटी का एग्जांपल हो गया। अब मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करूंगा, ठीक है। नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा ऐसा देखो, अगर ऐसा लिखा हो Z6 ओवर Z6 क्या ये वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर स्पेस? 6 तो इक्वल है, लेकिन 6 क्या है, प्राइम नहीं है, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं है। वेक्टर स्पेस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? लेकिन अगर यहीं पे Z7 ओवर Z7 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, बिकॉज 7 7 के बराबर है और 7 क्या है, प्राइम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आपके दिमाग में चीज स्ट्राइक कर रहा होगा, सर यहाँ पे प्राइम लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैं आपको बता दूं, Z
पी, ये फील्ड तभी बनाता है ना जब पी प्राइम हो। जेड पी फील्ड तभी बनाएगा ओनली व्हेन पी इज प्राइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बिकॉज आपको पता होना चाहिए, देखो जेड एन सेट का रूल होता है, जेड एन सेट जो है ना, ऐसा समझो, जेड एन सेट जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये एक एबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहां जेड पी कॉमा डॉट, ये एबेलियन ग्रुप होता है कब, जब टी क्या होता है, प्राइम होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओनली व्हेन P is prime, only when P is prime। चीजें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तीसरा मैं थोड़े और अलग वैरायटी का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो द सेट भी ऑफ ऑल m क्रॉस n matrices with their elements as real numbers is a vector space। is a vector space over the field F, over the field F of real numbers with respect to addition of matrices treated as addition of vectors and
multiplication of a matrix by a scalar as a scalar multiplication. Scalar multiplication. The set V of all m cross n matrices with their elements as real numbers is a vector space over the field F of real numbers with respect to addition of matrices treated as addition of vectors and multiplication of matrices by scalar as scalar multiplication. ठीक है, इस एग्जांपल को आप हमेशा दिमाग में फिट रखना. ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को एडिशन ऑफ फैक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ ए स्केलर उसको हमें एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोले तो एक्सटर्नल कंपोजिशन की तरफ ट्रीट करना है. ठीक है, ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा. ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे क्या बोला, कोई किसी भी साइज का मैट्रिसेस हो. ठीक है, किसी भी साइज का मैट्रिसेस का सेट हो. ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक साइज जो हमने ले लिया तो केवल उसी साइज की बात होगी. जैसे मैं इसका थोड़ा मैं आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लेता हूँ. देखो जैसे अपने पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स कुछ ऐसा है. देखो V इक्वल्स टू x such that x is m cross n matrix. ठीक है, और यहां से देखो यह फील्ड जो है ना f जो ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखो फील्ड ले रहा हूं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर. V over F क्या है? V over F की बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, हम उस सारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसके एंट्रीज कहां से लेंगे हम. ठीक है, एंट्रीज हम कहीं से भी ले सकते हैं. ठीक है, ऐसा समझो मैट्रिक्स का एंट्री ना यहाँ फिक्स नहीं है. ठीक है, मैट्रिक्स का एंट्री कहाँ से ले रहे हैं वो फिक्स नहीं है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे सोचने लगते हैं कि हम जो भी एलिमेंट उठाते हैं ना वो F से आता है. तुम ऐसा समझो F जो है ना, F जो है सब फील्ड होता है. ठीक है, F क्या है, सब फील्ड है. तुम ऐसे समझो सेट ऑफ रियल नंबर से जो हम एलिमेंट, हम सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ जो F को ट्रीट कर रहे हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर, तो V क्या है, एक रियल नंबर का अरेंजमेंट ही तो है. मतलब हम उस सारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका साइज m क्रॉस n है. ठीक है, अब इसके एंट्रीज कहाँ से लिए जाएंगे, इसके एंट्रीज F से लिए जाएंगे. कहाँ से लिए जाएंगे, F से लिए जाएंगे. Are you getting my points? बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन ये बना रहता है, हम जो मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, मान लो 3x2 के मैट्रिक्स की बात करते हैं. ठीक है, मान लो यहाँ m क्रॉस n के जगह पे 3x2 की बात करते हैं, तो भी सारे इस दुनिया के जितने भी 3x2 मैट्रिक्स है उसका सेट है. ठीक है,
तो अब ये नंबर का अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स क्या है, नंबर का अरेंजमेंट होगा, या तो सारे एंट्रीज क्या होंगे, या तो रेशनल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट मतलब जो भी मैट्रिसेस उठाएंगे ना, उसके इंट्रीज ना आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर से मत उठा लेना। क्यों? सेट ऑफ इरेशनल नंबर से अगर तुम उठाओगे ना, तो जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करोगे तो उसके इंट्रीज जो है ना रेशनल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 माइनस रूट टू और 1 प्लस रूट टू, उसको ऐड किए होगे तो 2 आ जाएगा। 2 क्या है? रेशनल है। तो अब तो हमें पता है कि भी कॉमा प्लस क्या होता है, एबेलियन ग्रुप होता है, तो क्लोज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, यहाँ पे देखो मैं अब थोड़ा इसको और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। देखो V ओवर F जो है वेक्टर स्पेस है, तो सर यहाँ जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ M क्रॉस N का, इसका इंट्रीज हम कहाँ से लेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे या कहीं और से? देखो इसकी इंट्रीज कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है हम ऐसा कोई इंट्रीज ना उठा लें जो V कॉमा प्लस को एबेलियन ग्रुप ना बना रहे हो, बिकॉज V कॉमा प्लस हमेशा एबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। साथ साथ हम जिस सेट से उठा रहे हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है, तो रियल नंबर से वो सेट हमेशा बड़ा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो अब सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है, तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है या तो आप इस R से लोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाओगे, समझ में आ रहा है? या तो आप इस R से उठाओगे या आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बच्चे के जो ब्रेन में कंफ्यूजन रहता है ना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो V एज ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है जहां पे सारे एलिमेंट एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का, बोले तो M क्रॉस N का, उसके इंट्रीज कहां से लेंगे? हम F सेट देखेंगे। F क्या है? फील्ड सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। तो इंट्रीज जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर या उससे बड़ा सेट, उसके एलिमेंट होगा जो अपने आप में फील्ड है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर से बड़ा सेट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अपने आप में फील्ड है, तो या तो सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि सेट ऑफ वेक्टर जैसे M क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें होता है कि हम इंट्रीज भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही ले रहे हैं और ओवर फील्ड जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा रहेगा कि आपको दे देगा कि हम उस सारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका साइज क्या है 5 क्रॉस 2 है, साथ साथ उसके जो इंट्रीज हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं। अब बताओ कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स ओवर द फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो भी बनाएगा, बिकॉज जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सारे के सारे इंट्रीज को उठाए होंगे तो उसको ऐड करेंगे, मतलब वो फील्ड बनाएगा। बिकॉज क्या मैट्रिक्स क्या है? नंबर का ही तो एक अरेंजमेंट है। जैसे नंबर का प्रॉपर्टीज वैसे मैट्रिक्स का होता है। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स करेंगे, मैट्रिसेस में भी क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, है ना। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड है, तो मैट्रिक्स जिसके इंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाए गए हों उसको ऐड करेंगे तो वो भी जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी इंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से ही होगा। तो अब ध्यान रखना, यहाँ V ओवर F जो है वेक्टर स्पेस है, ठीक है। V ओवर F वेक्टर स्पेस है। आपको इस बात से कंफ्यूजन नहीं रखना है कि V ओवर F में V सेट का जो एलिमेंट है उसका एंट्री, जैसे यहाँ V सेट में मैट्रिक्स है एलिमेंट, तो मैट्रिक्स का इंटीजर सेट ऑफ रियल नंबर से ही लिया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिससे भी लिया होगा पहली बात तो फील्ड होगा और सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सर इसको थोड़ा और एग्जांपल लेके समझा दो। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ V ओवर F, तुम्हें ये बताना है वेक्टर स्पेस है कि नहीं। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है V जो है ना, V जो है वो है अपना
सेट ऑफ 7x3 का 7x3 मैट्रिक्स ओवर सी, ठीक है। एंड एफ ना, एफ को हम दोनों के लिए कॉमन ले ले रहे हैं। एफ जो है वो है अपना कुछ ये आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दूसरा ले रहा हूं मैं भी सेट ऑफ 7x3 मैट्रिक्स है ओवर जेड। यहां एक्चुअली ओवर लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर सी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, जी क्या है, सेट ऑफ 7x3 मैट्रिक्स ओवर सी है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहां हम जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, इसके इंटीज कहां से उठाए गए हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। और ओवर एफ, यहाँ एफ फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये सारे प्रॉपर्टी, सारे पोस्टुलेट वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई करेंगे। देखो भी कॉमा प्लस एबेलियन ग्रुप होगा, साथ साथ जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ए प्लस बी इनटू अल्फा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ए बी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ऑफ बी अल्फा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। साथ साथ 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो किसी बात की घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे बात आएगी इसकी 7x3 मैट्रिसेज ओवर जेड, इसका मतलब हुआ हम उस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसके इंटीजर्स कहां से उठाए गए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स उठाए गए हैं, समझ में आ रहा है। हम उस सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिसके एलिमेंट्स इंटीजर से उठाए गए हैं। तो क्या ये, तुम खुद बताओ, इंटीजर से अगर हम इसके एलिमेंट्स को उठाए हैं, इंटीजर से अगर एलिमेंट्स को उठाए हैं, इधर सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। बताओ क्या ये, देखो भी कॉमा प्लस तो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, भी कॉमा प्लस तो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देखो ध्यान से, भी कॉमा प्लस इस केस में, इस केस में भी कॉमा प्लस एबेलियन ग्रुप हो जाएंगे। बिकॉज जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हम एक्चुअली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं। तो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो अगेन इंटीजर आएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड भी है, ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स हो जाएगा। क्यों इनवर्स हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब मैट्रिसेज है, देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उसका उल्टा होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिसेज है ए बी सी डी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूरी नहीं है कि जेड का जेड में मिल जाए, लेकिन एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। बिकॉज इसका एडिटिव इनवर्स यही होता है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ये क्या है अपना एडिटिव इनवर्स। कोई बोले कि मैट्रिसेज ओवर जेड, मतलब कोई मैट्रिसेज है उसके इंटीज सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए, तो जरूरी नहीं है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले। हो सकता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो मिल रहा है उसके एलिमेंट्स जेड से बिलोंग ना कर रहा है, हम बोलेंगे ठीक है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, बिकॉज इनवर्स उसी सेट से होनी चाहिए। लेकिन एडिटिव इनवर्स में नॉर्मल होता है, इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी इंटीजर होगा, ठीक है। ये भी कॉमा प्लस जो है ना एबेलियन ग्रुप बना देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सर आप तो डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स बोल दिए। भाई डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स नहीं बोला हूँ, एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स बोला हूँ। बिकॉज मैट्रिसेज में एडिटिव इनवर्स होता है, बिकॉज इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होता है। इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। 2 का 1/2 जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है। मैट्रिसेज में हो सकता है कोई इंटीज विथ रिस्पेक्ट टू डॉट जब इनवर्स ले रहे होंगे तो कोई 1/2 आ गया हो, 1/5 आ गया हो, वो जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं होगी। तो भी कॉमा प्लस जो है वो तो एबेलियन ग्रुप बना देगा, लेकिन देखो एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 1/2 जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और कोई मैट्रिसेज उठा लो,
इंटीजर से ले रहे हैं। देखो कोई मैट्रिसेज उठा रहे हैं, मान लो 3 1, चूंकि 7 क्रॉस 3 का है तो 7 क्रॉस 3 बहुत कौन उतना बड़ा लिखेगा, मैं आपको 2 क्रॉस 2 पे दिखा रहा हूँ। 3 1 1 2, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब अलग से मल्टीप्लाई करोगे सारे मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 3/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, अगेन यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या लफड़ा क्रिएट हो रहा है ना, इसके सारे एंट्रीज क्या थे, इंटीजर से थे, लेकिन जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, इसके एंट्रीज देखो भंगट गया। ये 3/2 1/2 1/2, ये कोई भी इसमें जेड से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप इस बात की कन्फर्मिटी आपको मिल गई, एक भी पॉसिबिलिटी किसी के लिए वायलेट कर रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो V सेट ऑफ 7 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ओवर Z लिखा हुआ है, तो V ओवर F, जहां F सेट ऑफ रियल नंबर है, कदापि वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, देखो नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको, मतलब मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर फील्ड F, जहां F क्या हो सकता है, फील्ड, सेट ऑफ रियल नंबर, कहीं से भी हम फील्ड कुछ भी, जो भी फील्ड है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्या ध्यान देना है कि मैट्रिसेस का जो एंट्रीज है ना, वो हम कहां से चूज कर रहे हैं। अगर मैट्रिसेस का एंट्रीज प्रोवाइडेड फील्ड से लिया गया है तो कोई इशू नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। या कोई एक सुपर फील्ड से लिया गया है, सुपर फील्ड का मतलब उसका सुपर सेट हो और वो अपने आप में फील्ड हो। जैसे क्यू का सुपर सेट क्या, आर है, क्यू का सुपर सेट क्या है, आर, क्यू भी क्या है, फील्ड है, और आर भी फील्ड है। क्यू आर का सब फील्ड है, तो आर क्या होगा, क्यू का सुपर फील्ड होगा। तो कोई मान लो हम बोलते हैं कि एक मैट्रिसेज है जिसके एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से लिया गया है, एंड ओवर फील्ड क्यू क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो ओवर फील्ड क्यू वेक्टर स्पेस वो बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे लिखो, देखो इसको ऐसे लिखो, मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, अब ऐसा समझो, VM का मतलब हुआ हम उस सेट की बात कर रहे हैं जो केवल मैट्रिक्स रख रहे हैं। ठीक है, तो VM, यहां पे मैं R लिख लूं, समझ जाना कि हम उस सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिसके एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गया है। ओवर Q, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, VM, यहां मैं Q लिख रहा हूं, ओवर Q, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे। अच्छा, VM R ओवर R, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, VM, अब देखो ध्यान से, Q ओवर R, इसका मतलब हुआ हम उस सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिसके एंट्री सेट ऑफ रेशनल नंबर से लिए गए हैं। ओवर फील्ड R क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, नहीं बनाएगा। देखो नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, नहीं बनाएगा। अच्छा, ध्यान से देखो, VM ओवर
क्यू कॉम्प्लीमेंट ओवर क्यू, क्या ये फील्ड बनाएगा? मतलब वेक्टर स्पेस बनाएगा? नॉट वेक्टर स्पेस, बिकॉज यहाँ जब क्यू कॉम्प्लीमेंट सब एंट्रीज लोगे ना तो भी कॉमा प्लस जो है ना वही ग्रुप नहीं बनेगा, एवलियन ग्रुप नहीं बना पाएगा, ठीक है? ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? तो वी एम क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब हुआ सेट ऑफ मैट्रिसेस हुज एंट्रीज हैज बीन टेकन फ्रॉम सेट ऑफ इरेशनल नंबर, उसको मैं रिप्रेजेंट किया हूं वी एम क्यू सी। ओवर क्यू का मतलब हुआ यहाँ फील्ड क्यू की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे मान लो हम ऐसे लिखें वी सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ फील्ड आर है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन यहीं पे उल्टा कर दें, यहीं पे उल्टा कर दें भी एम आर ओवर सी, ये नॉट वेक्टर स्पेस होगा। ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही है? वी एम आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज तुम ध्यान से देखो, ये ना एक्सटर्नल प्रोडक्ट को ना एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं होगा, बिकॉज देखो फील्ड का कोई एक एलिमेंट आयोटा उठा लो, आयोटा बिलोंग्स टू सी है, और कोई एक मैट्रिक्स उठा लो, मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए 2 2 2 2 है। अब तुम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करो, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते, 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा। हमें पता है फील्ड के एलिमेंट्स हमेशा स्केलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को एज ए स्केलर ट्रीट किया, आयोटा को एज ए स्केलर ट्रीट किया। जब मल्टीप्लाई किया वेक्टर जी के जो एलिमेंट होते हैं एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो क्लोज होनी चाहिए, मतलब जो फाइनल आंसर आनी चाहिए थी वो भी से बिलोंग करनी चाहिए, वी एम आर से बिलोंग करनी चाहिए, मतलब सेट ऑफ मैट्रिसेस और आर से बिलोंग करनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैट्रिसेस 2x2 का ही मिल रहा है, लेकिन इसके इंट्रीज जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हो गए हैं। होने क्या चाहिए था यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर के। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? आर ले रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब लगता है आपकी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। समझ आ रहा है? इस बात का कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ, तो क्या सर सेट ऑफ मैट्रिसेस में, ये तो मुझे पता है मैट्रिसेस का साइज एक बार जो उठाएंगे वो हमेशा के वही साइज रहेगा, लेकिन उसके एंट्रीज हम कहाँ से उठाएं? तो ध्यान रखना उसका एंट्रीज क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो उस या तो उस फील्ड के एंट्रीज होंगे या उसके सुपर फील्ड के एंट्रीज होंगे, ठीक है? जो फील्ड दिया है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आओ तीसरा के बाद चौथा बात कर लेते हैं।
देखो, लेट भी बी सेट ऑफ ऑल ordered let V be the set of let V be set of all ordered n tuples, then V over F will be a vector space in which condition? In which condition? समझ में आ रहा है? देखो V क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स है। देन V ओवर F विल बी वेक्टर स्पेस इन विच कंडीशन, मतलब V ओवर F को हम वेक्टर स्पेस किस कंडीशन में बोल सकते हैं? देखो n टपल्स कैसा दिखता है, जैसे मान लो अपने पास V सेट है, इसको मैं कार्डिनल फॉर्म में लिखता हूँ, सेट विलियर फॉर्म में लिखता हूँ, X सच दैट X इक्वल्स टू कैसा एलिमेंट होगा? देखो कुछ इस वैरायटी का, सॉरी कुछ इस वैरायटी का एलिमेंट होगा। n टपल्स हैं, एलिमेंट कुछ इस वैरायटी के होंगे। देखो A1 A2 AN, ठीक है, ठीक है। अब फील्ड की बात आई, F। अब F तो फील्ड है, क्या सब हो सकता है? नॉन फील्ड मान लो, कुछ देर के लिए नॉन फील्ड की बात करना, या तो सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर लो, रेशनल नंबर की बात कर लो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लो, है ना। नॉन फील्ड तो आपके पास यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैट्रिक्स का लफड़ा होता है ना, वैसे इसका भी लफड़ा होता है। देखो जैसे हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं ना, तो इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करते हैं। यहाँ भी एन टपल्स की थोड़ा मैं ऑपरेशन दिखा दे रहा हूँ। देखो एन टपल्स है ना, दो एन टपल्स को तुम ऐड कर रहे हो, A1 A2 डॉट 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 AN। एक एन टपल्स ये है और दूसरा एन टपल्स है B1 B2 B3 BN। A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट 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 AN प्लस BN, ठीक है। ये एडिशन ऑफ टू एन टपल्स है, ठीक है। अब किसी भी एन टपल्स को अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, A1 A2 A3 AN, यहां से क्या जाएगा? देखो A1 A2 AN। समझ में आ गया? एन टपल्स, किसी भी दो एन टपल्स को ऐड करेंगे तो ऐसे ही इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर दो। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैट्रिसेस में क्या होता था, दो मैट्रिक्स अगर सेम साइज का है तो ऐड करने वक्त हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करते थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, जिस भी स्केलर कांस्टेंट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो उस मैट्रिक्स के सारे एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब मैं तुमसे ना ऐसा करता हूँ, देखो अब तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो भी यहाँ सेट ऑफ एन टपल्स हैं
V क्या है? सेट ऑफ n टपल्स। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो V सेट ऑफ n टपल्स है, इसको NT लिख लिया, ठीक है। यहां लिखता हूं Q ओवर Q। इसका मतलब हुआ V सेट ऑफ n टपल्स है और n टपल्स के जो एंट्रीज हैं, n टपल्स के जो एंट्रीज हैं वो कहां से उठाए गए हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर से उठाए गए। क्या बोला मैंने? V जो है सेट ऑफ n टपल्स है और n टपल्स के जो एंट्रीज हैं कहां से उठाए गए हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर से उठाए गए। तो ओवर फील्ड Q क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो यस बनाएगा। अब सारे प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो खुद से, ठीक है। ये सत्य तो करेगा ही करेगा, ठीक है। जो वेक्टर स्पेस नहीं होगा उसमें मैं देख बताऊंगा कौन कौन पोस्टुलेट्स ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, इसमें कोई एतराज नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मैं लिखूं V n टपल्स, ओवर सेट R ओवर फील्ड Q, क्या ये वेक्टर स्पेस है? कोई एतराज आपको नहीं होनी चाहिए, ये वेक्टर स्पेस है। समय के साथ साथ आपको चीजें फील भी आएगी। अभी आप बार बार सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने का कोशिश करो। जितनी बार आप चीजें को लिखोगे आपकी पकड़ उतनी बेहतरीन होगी और आप उतने अच्छे खेल पाओगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही है? वेक्टर स्पेस n टपल्स और यहां मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एलिमेंट उठा रहा हूं ओवर फील्ड Q, क्या ये वेक्टर स्पेस है? ये भी वेक्टर स्पेस है, कोई एतराज आपको नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर यहीं पे मैं लिखता V n टपल्स, इसके एंट्रीज को हम Q से उठा रहे हैं, सेट Q से ओवर फील्ड R, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? कदापि नहीं होगा। सर नहीं होगा, आपने तो बोला। कौन से पोस्टुलेट वायलेट करेगा बताओ? मैं तो बोलूंगा यार तुम खुद ब्रेन पे प्रेशर डाल ले। देखो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन को वायलेट कर रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन को ये वायलेट कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। बिकॉज तुम क्या करो n टपल्स में ना, n टपल से क्या कर लो, n टपल से क्या कर लो ना, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ n टपल्स बनाओ जिसके एलिमेंट्स Q से लिए गए। Q से लिए गए तो कैसे कैसे होगा? देखो मान लो n टपल्स में हम मान लो 3 टपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 टपल्स में मान लो हमने एलिमेंट उठाया कुछ ऐसा, 1 Q से है तो एक एलिमेंट ये 1/2 1/3 कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। क्योंकि R √2 क्या है? R से बिलोंग कर रहा है। तुम √2 से इस n टपल को मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या आ जाएगा? √2/√2 है तो ये 1/√2 हो जाएगा, √2/3 आ जाएगा। set of n टपल्स ओवर Q, सेट Q ओवर फील्ड, या ऐसा सोच लो Q कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ओवर फील्ड R।
क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा। देखो क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज क्यू कॉम्प्लीमेंट से जब तुम एलिमेंट्स एंट्रीज एन टपल्स के एंट्रीज जब क्यू कॉम्प्लीमेंट से लोगे ना, तो ये भी कॉमा प्लस जो एबेलियन ग्रुप होता है उसमें क्लोज ही नहीं होगा, इसलिए वो भी कॉमा प्लस एबेलियन हो ही नहीं पाएगा। आगे चेक करने की बात जरूरत ही नहीं है। सर एक बार करके दिखा दो कैसे हम मान लें आपकी बात। देखो मान लो तुमने एक एन टपल सेट करा ऐसा, देखो √2 -√2 √5 एक एन टपल्स, मतलब चलो कुछ देर के लिए एन टपल्स में एन की वैल्यू 3 रख लेते, 3 टपल्स है ये। अब इसको क्या करो, ऐड करो दूसरे 3 टपल्स से। दूसरा 3 टपल्स कुछ इस प्रकार का उठा लो, -√2 प्लस के √2 माइनस के √5। ऐड करने पे क्या मिल जा रहा है? देखो 0 0 0, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे 0 भी रेशनल है। 0 क्या होता है? रेशनल। तो एक ऐसा टपल्स मिल रहा है 3 टपल्स जिसके एंट्रीज कहाँ से आ गए? रेशनल से आ गए। क्या क्लोज हुआ? अरे हमने पहले क्या बोला भाई, हम जिस सेट ऑफ एन टपल्स की बात कर रहे हैं उसमें सारे एंट्रीज कहाँ से मैं उठा रहा हूँ? सेट ऑफ इरेशनल नंबर से। तो जब मैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर से एंट्रीज को उठा रहा हूँ, तो जब मैं ऐड करा तो क्लोज होने का मतलब क्या होनी चाहिए? नया जो थ्री, मतलब जैसे यहाँ एन के लिए 3 टपल्स की बात करा, तो 2 3 टपल्स को ऐड करने पे जो हमें नया 3 टपल्स मिला उसके भी एंट्रीज कहाँ से होनी चाहिए? सेट ऑफ इरेशनल से होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही? अब देखो मान लो कुछ ऐसा है, भी है एक एन टपल्स का सेट है, ठीक है, एन टपल्स का सेट है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर से इसके एलिमेंट लिए गए हैं ओवर फील्ड क्यू और ओवर फील्ड सी। क्या ये वेक्टर स्पेस है? यस, ये वेक्टर स्पेस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार दिक्कत वाली बात है बताओ? ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज यहाँ फील्ड क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज तुम ध्यान से देखो, मान लो 3 टपल उठा रहे हैं यहाँ पे, देखो 1, 2, 3 एक 3 टपल है, और आयोटा उठा लो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब तुम इस आयोटा से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो ध्यान से देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सारे एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना तो स्केलर से, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। देखो हमें एक ऐसा 3 टपल मिल गया जिसके एंट्रीज किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जबकि कायदे से कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए थी? सेट ऑफ रियल नंबर से, बिकॉज हम उस सारे टपल्स की बात कर रहे हैं जिसके एंट्रीज कहाँ से हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से, है ना? तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है, और एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है तो ये एन टपल्स कदापि वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो एन टपल्स वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एफ तभी बनाएगा ना। आप ऐसा समझ लो, जैसे मैं सेट ऑफ मैट्रिसेज की बात कर रहा था, सेट ऑफ मैट्रिसेज हो या सेट ऑफ एन टपल्स हो, दोनों में इंट्रीज जिस फील्ड से दिया गया है, अगर उसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस की बात कर रही है तो हमेशा वेक्टर स्पेस होगा, या जिस सेट से एंट्री उठाया गया है वो उस फील्ड का सुपर फील्ड। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं
देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं भी एन टपल्स जिस भी सेट से लिया गया है ना ओवर फील्ड एफ, यहां क्या होनी चाहिए, एस इक्वल्स टू एफ हो। यहां एफ फील्ड की बात कर रहा हूं, ये एफ फील्ड है, और एस जो है ना या तो इस एफ के बराबर हो या एस क्या हो, सुपर फील्ड हो। एस क्या हो, सुपर फील्ड ऑफ एफ। तो एस क्या हो, या तो सुपर फील्ड हो एफ का या एस एफ के बराबर हो, सेम फील्ड हो या सुपर फील्ड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ऐसे ही मैट्रिसेस में भी था, भी सेट ऑफ मैट्रिस वी एम एस मतलब हुआ सेट ऑफ मैट्रिसेस जिसके इंटीज सेट एस से लिए गए हो ओवर फील्ड एफ। स्टूडेंट्स आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, ये तभी वेक्टर स्पेस बनाएगा जब क्या हो, S इक्वल्स टू एफ हो। यहां भी F क्या दादा, F दादा फील्ड है, F क्या है, फील्ड। और ये जो S है ना, ये S क्या है, सुपर फील्ड है। समझ में आ रहा है? अब सेम कहानी मैं करने जा रहा हूं। अब आते हैं अपन पॉलिनोमियल की दुनिया में, ठीक है। एन टपल की दुनिया के ऊपर उठते हैं। ऑर्डर्ड एन टपल में ना आप ध्यान रखना, ऑर्डर्ड एन टपल में जैसे ये है, तो इससे अगर थोड़ा भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना तो वो डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट टपल्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ A2 A1 फिर डॉट 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 A, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये बराबर नहीं है, ऐसा समझो। ऑर्डर्ड एन टपल का मतलब हुआ दो एन टपल तभी बराबर होते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो और इंडिविजुअल एलिमेंट सेम हो। अगर ऑर्डर में चेंजिंग आ गया ना तो एन टपल कभी बराबर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पांचवा की बात कर रहा हूं। पांचवा एग्जांपल उठा रहा हूं, ये आज के इस मास्टर प्रॉब्लम का लास्ट खुले है और आज के लेक्चर का भी ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं भी जो है ना, लेट भी बी वेक्टर स्पेस let V be vector space of all polynomials, of all over a field F. Let V be vector space of all polynomials over a field F.
या मैं ऐसा लिख दिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, लेट भी बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की बात करूंगा, ठीक है, लेट भी बी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स और इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको यही क्लोज करता हूँ, लेट भी बी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा समझो भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस किस किस कंडीशन में होगा, ठीक है, तो मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ, देखो इससे पहले ऐसा समझो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, तुम ऐसा समझो तुम ऐसा समझो पी ऑफ एक्स, ठीक है, आप ऐसा समझो nth डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, ये मैं पी एन ऑफ एक्स लिखा हूँ, एक nth डिग्री पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, देखो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स, ठीक है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, ये एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस होना है, ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे कब कब किसकी सिचुएशन में है, देखो दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं, सिंपली सेम डिग्री वाले टर्म जो है ना उसके कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, कहने का मतलब ये है दो पॉलिनोमियल को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो जैसे p3x है, ठीक है, क्या आ जाएगा ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स का पावर 4। इसी प्रकार ये देखो दूसरा p3 ऑफ x क्या आएगा, प्लस b3x क्यूब प्लस b4, ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, एक ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ए नोट प्लस बी नोट प्लस ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री, ए फोर प्लस बी फोर एक्स का पावर 4, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही ऐड होता है, ठीक है, एस्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो सारे टर्म में उस एस्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मान लो कोई डिग्री एब्सेंट है, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जैसे मान लो आपके पास ऐसा है x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक दूसरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, कैसे ऐड होगा, ऐड करने के वक्त हम उसको खुद से बना लेंगे, कैसे देखो जीरो प्लस मतलब जीरो इंटू कोई एक कांस्टेंट है, जीरो को जीरो ही रखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब, देखो इसको इसमें ऐड करना है तो प्लस, देखो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर नहीं रखना है तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिख के हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ दो पॉलिनोमियल उठाया, ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल में क्या है, नंबर ऑफ टर्म सेम है लेकिन डिफरेंट डिग्री का है। स्टिल आप ध्यान से देखो, हम ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, जिस टर्म को एब्सेंट रखना है ना उसको प्रेजेंट कर दो विथ जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू रखना है तो जीरो इंटू एक्स क्यू लगा दो, तो एक्स क्यू प्रेजेंट भी और एब्सेंट भी है, क्यों, जीरो इंटू एक्स क्यू जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आता है, अब आओ तिकड़मबाजी करते हैं इसमें। तिकड़मबाजी देखो, तिकड़मबाजी देखिए अब देखो भी सेट है किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक है, ओवर सेट कुछ देर के लिए मान लेता हूं ओवर सेट एफ। ये जो एफ है ना वही है जो यहाँ फील्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस केस में ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, या ऐसा समझो यहाँ भी, यहाँ जो पॉलिनोमियल है ना ओवर एफ, या यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो कुछ देर के लिए रख लेते हैं, या यहाँ कुछ देर के लिए एस लिखते हैं, ठीक है, एस लिखते हैं, ये एस है ओवर एफ। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? ये वेक्टर स्पेस तभी बनाएगा जब एस क्या हो, सुपर फील्ड हो एफ का। एस इज सुपर फील्ड, सुपर फील्ड ऑफ एफ। सुपर फील्ड मैं किसको बोल रहा हूं, एस उसका सुपर सेट होगा, मतलब उस एस इज सुपर फील्ड एफ, मतलब एस एफ का सुपर सेट है और अपने आप में सब फील्ड है, एडिशन और डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अच्छा, इसमें ध्यान रखना होता है ना डिग्री, ठीक है। अगर आपसे सिंपली लिखा हो वी पी ऑफ एक्स ओवर एस, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोले कोई पर्टिकुलर डिग्री की बात कर रहे, ठीक है, अगर हम ऐसा बोले कि हम उस सेट ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर फील्ड आर या ओवर फील्ड क्यू? बताओ। पर्टिकुलर डिग्री के पॉलिनोमियल का अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर डिग्री के पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर डिग्री के पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स ऑफ सारे डिग्री की बात हो रही है, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑल डिग्रीज में बस यही दो सिचुएशन है, क्या कि पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है और जो वेरिएबल है वो हम उस सेट से उठा रहे हैं जो v ओवर f में f फील्ड जो है ना उसी का एलिमेंट है, मतलब वही f हो, दोनों सेम हो, या वो जो सेट जिस सेट से हम उठाएंगे कोफिशिएंट और वेरिएबल वो v ओवर f में जो f है उसका सुपर फील्ड है, ठीक है। ये कब की कहा, ये कब इसकी मैं ये चर्चा कब होगी, जब हम सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, उस पर वेक्टर स्पेस कमेंट करना है तब। अगर हमें पर्टिकुलर डिग्री के पॉलिनोमियल्स के सेट की अगर बात करें क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो नहीं बनेगा। तो लिख लीजिए वेक्टर स्पेस ऐसा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ पर्टिकुलर डिग्री, particular degree cannot form vector space, ये कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ में आ रही? और ध्यान देना इसी में और एक और स्टार केस होता है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू पर्टिकुलर डिग्री वो बनाएगा, सेट ऑफ
इस पे मैं कल एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू पर्टिकुलर डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री will form subspace, will form vector space, ठीक है, vector space। Are you getting my points? क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।